मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, प्रणति ऑनलाइन आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पिछले जो वीडियो बनाया था आपको हिमनद स्थलाकृति ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स उसका निक्षेपात्मक स्थलाकृति के बारे में बता रहा हूं। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि हिमनद जो है आपको बर्फ़ की जो फैली हुई चादर होती है, बर्फ़ की फैली हुई सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर में जो फैली चादर होती है वह जो है काफ़ी मोटी होती है। वह जो आपको आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ती है, पहाड़ के ढलान से धीरे धीरे वह घाटी की ओर जो बढ़ती है, तो उसमें वह अपने तलहटी में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कंकर, पत्थर, क्ले, बोल्डर वगैरह सब रहते हैं जो रगड़ने का काम करते हैं, रेगमाल का काम करते हैं और वह जो है विभिन्न तरह के स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। तो उसमें दो तरह के स्थलाकृति का निर्माण होता है। एक अपर्दन जो कटाव कह सकते हैं, घिसने के कारण जो होता है उसको अपर्दनात्मक स्थलाकृति कहते हैं। दूसरे को हम लोग आपको निक्षेपात्मक, जहाँ कटाव होगा तो स्वाभाविक है जो चीज़ कटाव किए जाएंगे वह कहीं न कहीं उसको उसका जमाव होगा और उस जमाव को हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहेंगे, निक्षेपात्मक स्थलाकृति कहेंगे। तो आपको हिमनद जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हिमनद स्थलाकृति की दो है भाग है। एक आपको अपर्दनात्मक जिसको इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं और दूसरा है निक्षेपात्मक आपको स्थलाकृति जिसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो निक्षेपात्मक स्थलाकृति के बारे में पिछले क्लास में मैंने हल्का चर्चा किया था और हिमोर के बारे में बताए थे कि देखिए यह जो है आपका हिमोर का है। जब आपका हिमनद आगे की ओर बढ़ता है तो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां से वह जो है बर्फ़ जो है पानी में पिघलने लगता है। तो जहाँ पिघलने के काम करता है, ठीक है ना, वह आपको क्या कहता है, आपको वहाँ से पानी बन के नदी में बहने लगता है और उसके साथ जो कटाव किए हुए पत्थर के कण हैं, बोल्डर है, टील है, मिट्टी है, बालू है, वो सब कहीं न कहीं जमाव होते हैं। उस जमाव को हम लोग कहते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृति। और यह जो हिमोर है, हिमोर जो है जो अंतिम समय बर्फ़ के जो चादर है, बर्फ़ का जो चट्टान है, वह धीरे धीरे एक ऐसे जगह पर पहुंचता है जहां से गर्मी बढ़ जाती है और वो पिघलने लगता है। और वह उसके साथ जो चीज़ आए हुए रहते हैं, मटेरियल्स आए हुए रहते हैं जिसमें बोल्डर्स, क्ले, टिल, मिट्टी, बालू, वो सब का जमा होता है, उसी को हम लोग हिमोर कहते हैं। मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। जब हिम नदी पिघलने लगती है तो वह अपने साथ लाई गई सामग्री का निक्षेप करती है। मैं इसी बात को बतलाया है जिसे हिमोर कहते हैं। हिमोर में रेत, महीन के कणों से लेकर के 15 से 20 मीटर व्यास वाले आपको विशाल शिलाखंड सम्मिलित होते हैं जिन्हें टिल कहते हैं। टिल जो होता है 15 से 20 मीटर तक के व्यास वाले होते हैं, 15 से 20 मीटर व्यास वाले होते हैं, जिसको आप ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग टिल कहते हैं। और यह जो है हिमोर जो होते हैं कई तरह के होते हैं। एक जो ये जो आपका किनारा में जो जमा होता है उसको पार्श्विक हिमोर कहते हैं। इस किनारे में जो जमा होता है पार्श्विक हिमोर कहते हैं। मध्य में जमा होता है तो उसको मध्यस्थ हिमोर कहते हैं। और जहाँ से यह जो है अंतिम हिमोर, इसके बाद वह जो है आपको पानी के रूप में होने लगता है, बहने लगता है, तो यह अंतिम हिमोर ये कहलाता है। वैसे इसके अलावे दो और हिमोर होते हैं, अवकाशी हिमोर होते हैं और तलस्थ हिमोर होते हैं, जो इसके तली में इस जो हिमोर है उसके तली में जो रहते हैं वह आपको तलस्थ या भूमि हिमोर कहलाते हैं।
अवकाशी जो होते हैं जब वह पीछे हटते समय आपको जो हिमोर का निर्माण होता है उसको हम आपको अवकाशी हिमोर रिसेशनल मोरेन्स कहते हैं। तो यह आपको करीब करीब 5 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको फिर से 1 बाय 1 आपको बतला रहा हूँ। पार्श्विक हिमोर जो है हिम नदी के किनारों के साथ साथ निक्षेपित हिमोर को पार्श्विक हिमोर कहते हैं, या जो किनारे किनारे में जो निक्षेपित होते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे तो पार्श्विक हिमोर, यही पार्श्विक हिमोर है, इधर से और इधर से पार्श्विक हिमोर है। तो यह जो है आपको पार्श्विक हिमोर आपको लेटरल इसको कहते हैं, लेटरल मोरेन्स कहते हैं। उसके बाद आता है मध्यस्थ, मध्यस्थ बीच वाला जो होता है उसको मध्यस्थ कहते हैं। जब दो हिम नदी आपस में मिलती है तो मध्य में बहने लगती है, जब घाटी हिमनद पिघल जाती है तो घाटी के बीच एक कटक का निर्माण होता है, रीज का निर्माण होता है, जिसको मध्य हिमोर कहते हैं। ये कभी कभी कटक का निर्माण करता है, इसको हम लोग मध्यस्थ हिमोर, मेडियल हिमोर कहते हैं। कश्मीर में एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, ये बार बार पूछा जाता है। कश्मीर के मर्ग मैंने यहाँ लिख दिया है। कश्मीर के जो मर्ग है, कश्मीर के जो मर्ग है वह जो है बहुत फेमस है, वह मध्यस्थ हिमोर का ही आपका उदाहरण है। अंतिम हिमोर है, हिम नदी अंत में जो आपको हिमोर का निक्षेपित करते हैं उसको अंतिम हिमोर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह अंतिम हिमोर है, यह अंतिम हिमोर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपको हम लोग आते हैं तलस्थ। इसके भीतर में जो आपके भूमि से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग आपको तलस्थ और भूमि हिमोर कहते हैं। जिस सामग्री को हिम नदी अपने साथ आगे नहीं ले जा सकती है उसे घाटी तल पर ही निक्षेपित कर देती है। घाटी तल में धरती से जुड़ा हुआ जो रहता है उसको हम लोग तलस्थ हिमोर कहते हैं, इसीलिए इसको भूमि हिमोर भी कहा जाता है। तलस्थ या जो है तलस्थ या भूमि हिमोर भी कहा जाता है। अब हम आते हैं पांचवा, आते हैं अवकाशी हिमोर पर, रिसेशनल मोरेन्स। जब कोई हिम नदी पीछे हटते समय किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुक जाती है तो पहले से वह एकत्र अपने हिमोर को पीछे हटकर दूसरे अंतिम हिमोर को टीला बन जाता है, जिसे अवकाशी हिमोर कहते हैं। यह जो है आगे की बढ़ करके जब यह आपको किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकता है तो पहले से एकत्र अंतिम हिमोर के पीछे हटकर यहाँ पर अगर जमा होता है उसे पीछे हटकर वह हिमोर का निक्षेपित कर देता। तो थोड़ा बैक जाकर के यह डिपॉजिट करता है, इसीलिए इसको रिसेशनल मोरेन्स कहते हैं। अब जो होता है नेक्स्ट, हम आपको हिमोर का ये पांचों बता दिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र को आपने समझा होगा, इसमें दो चीज़ नहीं बताया गया। एक तलस्थ जो भूमि है इसके भीतर रहता है, जो धरती से जुड़े हुए रहते हैं, और वह जो है दूसरा जो है यह जहाँ यहाँ पहले बार जमा करता है उसके बाद वह जो पीछे हट के जो जमा करता है, ठीक है ना, दूसरी बार तो अवकाशी हिमोर कहते हैं, जिसको रिसेशनल हिमोर कहते हैं। तो ये पांचों को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हिमोर टीले। हिमोर टीले है जो ड्रमलीन कहलाता है। यह ड्रमलीन जो है आपको यहाँ देखेंगे, यह हिमनद का मार्ग है, हिमनद का यह मार्ग है, और यह हिमनद का मार्ग जो है आपको इधर से चलता है। शुरू में इसको खुरदरा मिलता है और यह जब इस पर चलता है तो यह आपको बहुत दूर तक आपको आगे की ओर दिखाई पड़ता है, और इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह की संरचना को ड्रमलीन कहते हैं। या हिम प्रभाव की दिशा में थोड़ी दूर पर उल्टी नौका की तरह, उल्टी नौका की आकृति में टीले पाए जाते हैं, जिन्हें हिमोर टीले कहते हैं। और यह देखने में बास्केट्स ऑफ एग टोपोग्राफी, मेंस अंडों की टोकरी जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, जो आगे आपको हम दिखाएंगे। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह के बास्केट्स ऑफ एग टोपोग्राफी के रूप में यह जो रहता है ड्रमलीन रहता है। ड्रमलीन जो है हिमनद की घाटी में हिम प्रभाव की दिशा में हिमनद का मार्ग है, ठीक है ना। इसमें
उल्टी नौका की तरह यह आकृति में दिखाई पड़ती है, जो टीले के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। उदाहरण जो है उत्तरी आयरलैंड से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड तक में ये पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं, इस ड्रमलिन है। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं, अब हमारे हिमोर पहाड़ियाँ, मोरेनिक हिल्स जो होते हैं, इसमें आपको क्या होता है कि आपको जहाँ हिमनद समाप्त होती है, जहाँ या हिमनद समाप्त होती है, अंतस्थ जो हिमोर का निक्षेप होता है, किसी किसी हिमनदी के साथ ही इतने हिमोर होते हैं कि उनका अंबार लग जाता है और पहाड़ी का रूप धारण कर लेता है। तो यह हिमोर पहाड़ियाँ है, मोरेनिक हिल्स है, जो इतना डिपॉजिट होते हैं कि वह अंबार के रूप में कर लेता है, पहाड़ी के रूप में कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग आपको हिमोर पहाड़ियाँ कहते हैं। उदाहरण जो है इसका आपको उत्तरी अमेरिका की मैदान की सबसे ऊंची पहाड़ी डैनजिंग के पास स्थित टम्बर की ऊंचाई जो है 1085 है। आपको जब बिहार और झारखंड दोनों जुड़े हुए थे, तब हम लोगों के बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी जो थी पारसनाथ की पहाड़ी थी, तो वह जो है 1000 फीट था। अब झारखंड में चला गया है और वह झारखंड की सर्वोत्तम ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी है 1000 फीट। तो आप समझ सकते हैं इसका डिपॉजिट जो है 1085 पारसनाथ की पहाड़ी से 85 फीट ऊंची ही है, तो कितने बड़े यह हिमोर पहाड़ी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आता है टील का मैदान। टील का मैदान जो है महाद्वीपीय हिमानी द्वारा प्रभावित विशाल क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रकार का निक्षेप होता है, जिसमें बोल्डर क्ले, ध्यान रखेंगे, गोलास मृत्तिका जिसको हम लोग कहते हैं, इसका विशाल निक्षेप होता है। और यह निक्षेप जो है जिसमें बोल्डर क्ले रहते हैं, मिट्टी रहते हैं, बालू रहते हैं, और आकार में विभिन्न पत्थरों का अस्तरित मीन्स स्तरीय नहीं होता, स्ट्रेटिफाइड नहीं होता, मीन्स लेयर में नहीं होता, मिश्रण को ही टील कहते हैं, इसीलिए इसको टील का मैदान कहते हैं, टील का मैदान। इसके बाद हम लोग आते हैं हिमानी। हिमानी मीन्स आपका ग्लेशियल, और जलोढ़ मीन्स फ्लूवियल निक्षेप जो होते हैं, दोनों के मिलने से कैटल का निर्माण होता है, आपको एस्कर का निर्माण होता है, केम का निर्माण होता है, अवक्षेप मैदान जिसको आउटवाश प्लेन कहते हैं, ये आपका 4 तरह के निर्माण होते हैं। मैं आ रहा हूँ केटल। केटल जो होता है आपको बड़े बड़े जब बर्फ के टुकड़े जमा हो जाते हैं और उसके पिघलने से ठोस अवसादी निक्षेप धंस जाता है, जिससे बने छोटे आकार के गड्ढों का निर्माण होता है। जिस तरह से आप चाय का केतली आप देखते होंगे गड्ढे का निर्माण कर लेता है, इस तरह से जब गड्ढे का निर्माण कर ले, इस तरह से जब गड्ढे का निर्माण कर ले, तो उस गड्ढे को हम लोग केटल कहते हैं। इसलिए केटल जो है गड्ढा का होता है। और आपका केम जो होता है ये डेल्टा जैसी आकृति का शंकु और टीला होता है, या अग्रभाग के पिघलने से उत्पन्न जलधारा द्वारा रेत, मिट्टी, बजरी का नीचे होता है। केटल का जस्ट उल्टा जो है सो आपका केम होता है, ये ध्यान रखिएगा, केटल का जस्ट उल्टा केम होता है, या ध्यान आप रखेंगे। केटल जो है केतली जो जिसको हम लोग कहते हैं, केतली गड्ढे भी इसको कहते हैं, केटल होल्स कहते हैं, होल से भी ध्यान रखें। केटल जब कभी भी होगा गड्ढा नुमा होगा, और केम जो होगा जस्ट उल्टा, ये आप केटल कह सकते हैं, इसके उल्टा देंगे तो केम कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न बराबर पूछा जाता है केम और केटल, वहाँ पर गड्ढे नहीं देंगे, सीधे केटल देंगे या केतली देंगे, और यहाँ केम देंगे। तो केम जो है केटल केतली हो गया और केम जस्ट उल्टा, ये ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न बन जाएगा। एस्कर जो है डिपॉजिट जो होते हैं लंबे टेढ़े मेढ़े घुमावदार होते हैं, और बहुत ऊंचे नहीं, कम ऊंचे होते हैं, बांध की तरह सर्पीले होते हैं, और इसका उपयोग लोग रास्ता के रूप में करते हैं। जहाँ पर इस तरह का जमाव होता है वह रास्ता के रूप में, एक छोटे मोटे बांध के रूप में इसका उपयोग करते हैं, चलने फिरने के लिए उपयोग करते हैं, इसको हम लोग एस्कर कहते हैं।
अब अवक्षेप मैदान, हिम प्रवाह मैदान, जिसको आउटवाश प्लेन कहते हैं, या आउटवाश प्लेन को थोड़ा सा आप देख लेंगे। देखिए यह आपका ये ड्रमलीन सब है, ये ब्लैक ब्लैक जो है अंडे की तरह आपके उल्टे नौके की तरह दिखाई पड़ते हैं, यह ड्रमलीन है। और यह ड्रमलीन जब आपका और यहाँ से जो पिघलने का काम होता है, तो देखिए निक्षेप सब है, और निक्षेप जब पानी के रूप में ये होता है तो पानी के रूप में फैल जाता है, जिसमें बालू के कारण टील ये सब फैल जाते हैं। तो यह जो फैले हुए जो रहते हैं वो उसको हिम प्रवाह मैदान कहते हैं, जिसको अवक्षेप मैदान कहते हैं। यह हिम नदी के अग्रभाग में पाया जाता है। बर्फ पिघलने से उत्पन्न जब अंतिम हिमोर के रूप में यह फैल जाता है, महीन सामग्री बालू और मिट्टी के कण जो है फैल जाते हैं और सामान्य ढाल वाले रहते हैं, बहुत गड्ढे नहीं होते, समान रूप से वह फैल जाते हैं। और इसी को हम लोग जो डेल्टा के समान दिखाई पड़ते हैं, यह डेल्टा के समान बहुत ज़्यादा, यह ढालुआ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं है, बहुत ऊंचा नहीं है, एकदम सामान्य रूप में आप देख रहे होंगे। देखिए समान रूप में है, तो इसको हम लोग कहते हैं हिम प्रवाह मैदान कहते हैं। इसको घाटी हिमोर भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान देंगे, यह जो है अवक्षेप मैदान है, जिसको हिम प्रवाह मैदान आउटवाश प्लेन कहते हैं। एक और है इरेटिक्स है। इरेटिक्स जो है बोल्डर जो होते हैं, बोल्डर वह विभिन्न प्रकार के होते हैं, बर्फ के द्वारा परिवहन किया जाता है। जब बर्फ पिघलते हैं तो यह बोल्डर जो है, ठीक है ना, जो थोड़ा बड़े बड़े साइज में, वह आपके रह जाते हैं, पानी निकल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इरेटिक्स कहते हैं। तो आपको आज मैं जितने भी हिमनद स्थलाकृति के आपको निक्षेपात्मक स्थलाकृति के बारे में था उसको हमने बता दिया है। नेक्स्ट फिर हम आपको रिवर जो है नदी स्थलाकृति के बारे में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। मैं आप लोगों से बराबर निवेदन करता हूं कि अगर आप नौ पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही मेरी टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम जो है उसको जरूर आप देखते रहेंगे। इससे आपका क्या होगा, करेंट जो आपका समसामयिकी है वह विषय वस्तु आपको मिलते रहेगा। क्योंकि भर दिन अगर आप टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उससे आपके कंपटीशन नहीं निकलेगा। समय तो व्यतीत होगा, लेकिन कहा जाता खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो एक दो बातें आप समझ पाएंगे, इसके लिए बहुत समय लग जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके छूट जा रहे हैं। इसीलिए आपको मेरा अनुरोध है कि इस टेलीग्राम में जितने भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उसका सविस्तार प्रत्येक दिन की घटनाक्रम को हम लोग दे रहे हैं। इसलिए आप उसको जरूर से पढ़ेंगे, समसामयिकी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।